इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि ब्लिट्स रिपोर्ट में वित्तीय स्टेटमेंट और ड्रिल डाउन फंक्शनलिटी का उपयोग कैसे करें। तो चलिए मेनू में एक्सेल आइकन से एक ब्लिट्स रिपोर्ट फॉर्म खोलते हैं और उसके बाद हमारे जीएल वित्तीय विवरण और ड्रिल डाउन रिपोर्ट की ओर चलते हैं। और अन्य ब्लिट्स रिपोर्टों की तरह हम विभिन्न टेम्पलेट्स के लिए एक रिपोर्ट चला सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास मौजूदा बैलेंस शीट्स या वित्तीय विवरण हैं तो आप उन्हें सर्वर पर टेम्पलेट्स के रूप में सहेज सकते हैं और फिर इन बैलेंस शीट्स के लिए इसे चला सकते हैं। लेकिन अभी के लिए चलिए इसे बिना टेम्पलेट के चलाते हैं ताकि ये खाली एक्सेल फाइल खोले और फिर मैं वहाँ एक वित्तीय विवरण कैसे बनाना है दिखाऊंगा। तो जो फाइल अब खुल रही है वह एक मैक्रो सक्षम फाइल है। एक्सटेंशन है XLSM, इसलिए आपको अपने मैक्रो सक्षम होने चाहिए। और यहाँ ऊपर हमारे पास ब्लिट्स FSG नामक एक अतिरिक्त मेनू प्रविष्टि है जहाँ हमारे पास विभिन्न कार्यक्षमताएं हैं। हमारे पास बाईं तरफ उदाहरण के लिए एक एग्जिट आइकन है। अगर आप उस एग्जिट आइकन को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप वर्तमान में सर्वर से जुड़े हैं। तो अगर आप बैलेंस शीट को अपने लैपटॉप पे सेव करेंगे और बाद में उस फाइल को खोलेंगे तो आप अब कनेक्टेड नहीं रहेंगे और फिर इस एग्जिट आइकन की जगह आप एक लॉगिन बटन देखेंगे और फिर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा और अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा और फिर सर्वर से कनेक्ट करना होगा। तो यही है कि वह दुर्घटना लॉगिन कैसे काम करता है। और यहाँ दूसरा आइकन जिम्मेदारी चुनने का बटन है और फिर यह तय करता है कि आपको किन बही खातों तक पहुँच प्राप्त होगी। आपके पास अलग अलग जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उदाहरण के लिए अलग अलग बही खातों की पहुंच के साथ, और फिर आप उन अलग अलग जिम्मेदारियों का चयन कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पर या इस ब्लिट्स FSG फंक्शनैलिटी में लेज़र डेटा तक पहुँचने में सक्षम बनाएगा। तो यहाँ पर लेज़र के लिए मूल्य की सूची चयनित जिम्मेदारी के अनुसार गतिशील रूप से बदल जाएगी। और फिर यहाँ आपके पास खाता खंड मानों को लोड करने के लिए डिस्कवर कार्यक्षमता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। हमारे पास यहाँ चेकबॉक्स भी हैं जहाँ हम तय कर सकते हैं कि क्या हम केवल मूल्यों के पैरेंट देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हम चाहेंगे कि इस कार्यक्षमता के साथ सभी मूल खाता खंड मान लोड करें ताकि सभी कार्यक्षमताओं को खोजा जा सके। देखिए अब हमारे पास सभी मूल खाता खंड मान हैं और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम मूल और बालक दोनों को चाहते हैं। आइए ऐसा ही करें। और फिर अब हमारे पास माता पिता के मूल्य और बीच में बच्चे के मूल्य हैं और हमारे पास कुछ मूल्य हैं जिन्हें शायद टेस्ट अकाउंट के रूप में बनाया गया है, जैसे कि यह। और हमारे पास दाईं ओर अधिक कार्यक्षमता है। हमारे पास उदाहरण के लिए यह क्रिएट बटन है और इसका मतलब है कि ये एक सूची बनाता है मूल्य का उस एक्सेल सेल पर जिसे हमने वर्तमान में चुना है। तो अगर आप इस एक्सेल सेल में वित्तीय अवधि का नाम चाहते हैं तो हम वित्तीय अवधि के लिए मूल्य की सूची चुन सकते हैं और फिर जब हम डबल क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं कि वित्तीय अवधि का नाम अब एक्सेल सेल पर मूल्य की सूची में भी है। हमारे पास हमारे सभी वित्तीय अवधियों की एक सूची है और फिर हम विभिन्न कोशिकाओं को हाईलाइट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉलम N तक जो 12 अवधियाँ होंगी और फिर हम इस खोजने की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें चयन करना होगा फील्ड प्रकार। तो ब्लिट्स रिपोर्ट को समझना ज़रूरी है कि यह एक पीरियड नाम फील्ड है और हम दाईं ओर के सभी मानों की खोज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रारंभिक मूल्य जनवरी 08 से यह स्वचालित रूप से चिह्नित सेल को क्रमिक मूल्यों से भर देता है। और मुझे बदलने दें फॉन्ट यहाँ भी, और मान लीजिए कि हम शीर्ष पंक्ति को फ्रीज करना चाहेंगे और अब हम बैलेंस लोड कर सकते हैं। तो सर्वर से वित्तीय डेटा बैलेंस लोड करने के लिए हम इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, बैलेंस आइकन पर, और फिर हमारे पास एक स्क्रीन होती है जहां हम पैरामीटर दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अवधि का नाम हम इसे हार्ड कोड कर सकते हैं या हम कह सकते हैं अवधि का नाम इस एक्सेल सेल से होना चाहिए। और फिर हमारे पास खाता प्रकार या राशि प्रकार के लिए अलग अलग पैरामीटर फील्ड होते हैं। ये हैं अवधि से तारीख तक, तिमाही से तारीख तक, वर्ष से तारीख तक, कस्टम से तारीख तक। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास विभिन्न वित्तीय अवधियों का चयन होगा। उदाहरण के लिए आप कुछ गैर सीमांकित वित्तीय अवधियों का चयन कर सकते हैं और फिर उनके संतुलन को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हमारे पास वित्तीय वर्ष के प्रारंभ और अंत के संतुलन के लिए राशि प्रकार भी। और फिर हम चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप वास्तविक या बजट या बाधाएं देखना चाहते हैं तो हम एक ही एक्सेल शीट में उदाहरण के लिए वास्तविक बनाम बजट तुलना कर सकते हैं। और मान लीजिए कंपनी, हम इसे इस टेस्ट केस के लिए 01 पर हार्ड कोड करना चाहते हैं और खाता इस एक्सेल सेल से आना चाहिए। और फिर हम एक फंक्शन बनाते हैं। आप यहाँ फंक्शन देख सकते हैं जिसे ब्लिट्स रिपोर्ट एट बैलेंस के लिए BR कहा गया है। और फिर हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं।
इस मामले में हमने केवल C1 का पीरियड नाम और A2 के फील्ड से अकाउंट सेगमेंट वैल्यू का संदर्भ दिया है। फिर हम इस फंक्शन को सभी अन्य एक्सेल कोशिकाओं में इस तरह से कॉपी कर सकते हैं और फिर हम मूल्यों को लोड कर सकते हैं। और मूल्यों को लोड करने के लिए हमारे पास यहाँ ये रिफ्रेश मेन्यू विकल्प है। और सबसे आसान तरीका है कि बस पेंडिंग पर क्लिक करें, फिर ये उन सभी रिकॉर्ड्स के लिए मूल्य ताज़ा कर देता है जो वर्तमान में पेंडिंग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये 6743 अक्षीय सेल हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है। हम कॉलम्स को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। और फिर हमारे पास कुछ अतिरिक्त कार्यक्षमता है। उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास कई खाते हैं जिनमें कोई गतिविधियाँ नहीं हैं। हम उन पर ये ऊंचाई शून्य कार्यक्षमता का उपयोग कर सकते हैं इस तरह से। और फिर हमारे पास केवल वे होते हैं जिनमें मान होते हैं। और हाँ, तो अब हमारे पास पूरी बैलेंस शीट है। हम ये भी इस उदाहरण के लिए मैंने सभी खाता सेगमेंट मानों को लोड करने के लिए डिस्कवर डाउन फंक्शनलिटी का उपयोग किया। अगर आप सिर्फ एक ही मूल्य नहीं रखना चाहते हैं बल्कि मूल्यों का संयोजन रखना चाहते हैं, तो हम इस एक्सेल सेल पर खाता सेगमेंट के लिए मूल्य की एक सूची बना सकते हैं, जैसे इस तरह। और फिर हम डबल क्लिक कर सकते हैं और फिर हमारे पास एक पॉपअप स्क्रीन जहां हम एक ही समय में अलग अलग मान चुन सकते हैं। तो ये 20 के लिए है। आप शायद केवल 20 के लिए नहीं, हम इनमें से सभी को चुन सकते हैं या हम रेंज भी चुन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सभी मान, या हम कुछ निश्चित मानों को बाहर भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम इन दो मानों को बाहर करना चाहेंगे। जब हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये इस एक्सेल सेल में इन सभी खातों की एक सूची बनाता है। तो सिंटैक्स ये है कि हमारे पास व्यक्तिगत खाते सेमीकोलन से अलग किए गए हैं। अगर हमारे पास एक रेंज है और हम देखते हैं कि ये यहाँ माइनस साइन हाइफन द्वारा अलग किया गया है, और बहिष्करण के लिए शुरुआत में टिल्डे कैरेक्टर होता है, ऐसा ही। और अब हमारे पास ये एक्सेल सेल्स हैं, क्योंकि ये मान्य नहीं है, हमने इन्हें पेंडिंग रखा है। हम इन मानों को लोड करने के लिए फिर से पेंडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। और ये मान जो मैं अब लोड कर रहा हूँ, ये सभी खातों के संयोजन को दर्शाते हैं। तो ये इस तरह काम करता है, ठीक है। फिर हमारे पास ड्रिल डाउन कार्यक्षमता है। तो इन सभी संतुलनों पर आप विवरण में ड्रिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास राजस्व कहाँ है, यहाँ हमारे पास राजस्व खाते हैं। हमारे पास उदाहरण के लिए हार्डवेयर राजस्व है। हमारे पास मई 08 में 14.9 मिलियन है। यदि आप विवरण देखना चाहते हैं तो हम बस डबल क्लिक कर सकते हैं और फिर यह एक अन्य ब्लिट्ज रिपोर्ट चलाता है जो हमें कोड संयोजन स्तर पर विवरण दिखाती है। तो यहाँ हमारे पास विभिन्न उत्पाद श्रेणियाँ और उस 4010 खाते पर विभिन्न विभाग हैं। और आगे विवरण देखने के लिए हम जर्नल लाइन तक जा सकते हैं, हम हाइपरलिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या यदि हम एक ही समय में एक से अधिक रिकॉर्ड के विवरण में जाना चाहते हैं तो हम उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं और फिर राइट क्लिक करके जर्नल ड्रिल डाउन चुन सकते हैं। तो ये जर्नल लाइन स्तर है। यहाँ हमारे पास बिक्री इन्वॉइसेस और एक क्रेडिट मेमो जर्नल लाइन है, और हम विवरण में जा सकते हैं। दाईं ओर आगे बढ़ते हुए हम लेप फॉरोसन एंड रोहा सब लेजर में गहराई तक जा सकते हैं। एक रिकॉर्ड के विवरण या जर्नल अनुलग्नक या पूरे जर्नल में भी, या हम फिर से कुछ पंक्तियों पर उसी तरह हाईलाइट कर सकते हैं और फिर राइट क्लिक करें और हम उपलेजर में ड्रिल डाउन कर सकते हैं, जैसे कि। और सबलेजर का मतलब है खाता विश्लेषण स्तर। इसका मतलब एक रिकॉर्ड एक लेन देन है, और इसके पीछे, इस रिपोर्ट के पीछे ब्रिड्ज रिपोर्ट भी है। इसलिए ये संभव है कि आप अपना कस्टम एसक्यूएल बना सकते हैं उदाहरण के लिए, और उपयोगकर्ता वे भी अपने टेम्पलेट्स बना सकते हैं और विभिन्न कॉलम छुपा या दिखा सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण के लिए हमारे पास परियोजना के लिए अलग अलग कॉलम, जैसे परियोजना संबंधित खर्चे, और ये सभी रिकॉर्ड ये परियोजना संबंधित नहीं है। इसलिए यदि आप परियोजनाओं का उपयोग नहीं करते हैं तो आप इन कॉलमों को छिपाना चाह सकते हैं, इसलिए इसे एक टेम्पलेट के साथ किया जा सकता है। और दाईं ओर आगे हमारे पास और अधिक विवरण, लेन देन की जानकारी है, और हमारे पास एक हाइपरलिंक भी है। तो हम इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ये खोलता है उस लेन देन के लिए ओरेकल फॉर्म। तो एक बिक्री चालान होना चाहिए। हाँ, ये ऑर्डर प्रबंधन से आने वाला बिक्री चालान है। ठीक है, चलिए ब्लिट्ज रिपोर्ट पे वापस चलते हैं और दिखाते हैं कि टेम्पलेट कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं कि आप अलग अलग कॉलम्स का सेट चाहते हैं, न कि इन सब का। तो आप यहाँ पर मुख्य स्क्रीन पे मेनू में आपके पास लेआउट विकल्पों के साथ एक बटन होता है।
तो आप इन लेआउट विकल्पों पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आपके पास विभिन्न विकल्प होते हैं। तो आप उदाहरण के लिए ये तय कर सकते हैं कि जब आप इन एक्सेल सेल्स में से किसी एक पर डबल क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। आप बैलेंस चुन सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस फंक्शन को खोलेगा और डिफ़ॉल्ट है ड्रिल डाउन, फिर ये ड्रिल डाउन खोलेगा अगले स्तर में। और फिर आप निर्णय कर सकते हैं कि आप उसी वर्कबुक में एक ड्रिल डाउन खोलना चाहेंगे या नए में। नया वर्कबुक, तो एक ही वर्कबुक में ये ड्रिल डाउन डेटा के लिए अतिरिक्त शीट्स खोलेगा और नया वर्कबुक ये सिर्फ एक अलग वर्कबुक बनाएगा। और नीचे यहाँ आपके पास टेम्पलेट्स और रिपोर्ट्स का चयन है। तो हमारे पास यहाँ उदाहरण के लिए संभावना है, मुझे यहाँ जाने दें। सो इससे आपके पास टेम्पलेट्स को चुनने की संभावना है। और बाईं ओर रिपोर्ट हैं जो ब्लिट्ज रिपोर्ट द्वारा डेटा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए जर्नल रिपोर्ट, ये है जीएल जर्नल। और सबलेज रिपोर्ट ये है जीएल खाता विश्लेषण कोष्ठक में ड्रिल डाउन। इसलिए यदि आप इसके लिए अपनी खुद की कस्टम क्वेरी रखना चाहते हैं, आपकी आईटी टीम वे एक कस्टम एसक्यूएल बना सकते हैं और फिर वे प्रोफाइल विकल्प को संशोधित कर सकते हैं ताकि ड्रिल डाउन एक अलग क्वेरी का उपयोग करे। और एक यूज़र के रूप में आपके पास एक अलग टेम्पलेट चुनने का विकल्प है। तो अगर आप एक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, आपको बिट्स रिपोर्ट फॉर्म खोलने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए खाता विश्लेषण के लिए कोष्ठकों में ड्रिल किया गया। तो चलिए उस रिपोर्ट को खोलें, जीएल खाता विश्लेषण, यहीं पर। और यहाँ आप अन्य ब्लिट्सी भागों के लिए उसी तरह एक टेम्पलेट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सभी व्यय कॉलम, अगर हमें व्यय कॉलम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम परियोजनाओं का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम उन्हें छुपा सकते हैं और फिर इसे परीक्षण कह सकते हैं और दिस बिना खर्चों के चलाएं। ऐसे। और अब टेम्पलेट सहज लिया गया है। इसका मतलब अगली बार जब हम लेआउट विकल्प खोलेंगे हम चुन सकते हैं यहाँ से टेम्पलेट, ये टेम्पलेट बिना खर्चों के। और अगली बार जब हम गहराई में जाएंगे तो ये ठीक उन्हीं कॉलम्स को खोलेगा। तो अब तक मैंने दिखाया था डबल क्लिक करके गहराई में जाना। हम सीधे सबसे निचले स्तर पर भी जा सकते हैं, उदाहरण के लिए सब लेजर स्तर पर, और हम एकाधिक चयन भी कर सकते हैं। तो हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि हम गहराई में जाना चाहते हैं। मई से जुलाई 8 तक के सभी वित्तीय अवधियों में एक साथ उपलेजर विवरणों तक, इस प्रकार। और अब ये आपूर्ति श्रृंखला रिपोर्ट सीधे खोलता है बिना इन व्यय कॉलमों के, क्योंकि मैंने कस्टम टेम्पलेट बनाया। और आप देखते हैं अब इसमें व्यय कॉलम नहीं है। तो टेम्पलेट्स ऐसे काम करते हैं। फिर और भी कार्यक्षमताएं हैं यहाँ बाएं तरफ, और वह है विस्तार और विस्फोट, जो कि दिलचस्प हो सकता है। तो विस्तार का मतलब है कि हम खंड मूल्यों की एक श्रेणी को ऊपर से नीचे विस्तारित कर सकते हैं, माता पिता से बच्चों तक। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास कुल राजस्व विवरण इस तरह नहीं था। मैं बस इन लाइनों को हटा देता हूं। हमारे पास केवल एक पेरेंट खाता इस प्रकार था। आप सभी के लिए नीचे की ओर विस्तार पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये सभी उपखंडों, बच्चों के खंडों को मूल खाते 4000 के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर में, हाँ, अतिरिक्त पंक्तियों में लोड करता है। और ये एक्सेल सेल को भी कॉपी करता है। और हम उदाहरण के लिए अब मूल्यों को लोड कर सकते हैं। अब ये थोड़ा अधिक मान लोड करता है, जैसे कि ये, ठीक है। तो अब हमारे पास हमारे मान हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं विवरण सही नहीं है क्योंकि ये बस पाठ की नकल है। तो ये एक फ्री टेक्स्ट फील्ड था, इसलिए ब्लिट्ज रिपोर्ट को नहीं पता कि ये सेगमेंट विवरण है। इसलिए एक साधारण पाठ का उपयोग करने के बजाय हम अब सेगमेंट विवरण को एक फंक्शन के साथ भी लोड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है, इसे सेगमेंट विवरण कहा जाता है। और आप फिर हम कह सकते हैं कि सेगमेंट प्रकार खाता है, सेगमेंट मान यहाँ से आना चाहिए और हम मूल्य को इस प्रकार लोड कर सकते हैं। और हम इस तरह से उस फंक्शन को अपने सभी बनाए गए रिकॉर्ड्स पे कॉपी कर सकते हैं और फिर हम लोड कर सकते हैं अंडे इनकोडेड ऐसे ऐसे सेगमेंट विवरण। ठीक है, तो ये काम करता है। और फिर आपके पास फंक्शन भी हैं अवधि ऑफसेट के लिए जो उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए यदि आप इसे किसी अन्य वर्ष के लिए चलाना चाहते हैं, मान लीजिए 2007,
केवल ये मूल्य बदलता है, लेकिन इसके बाद की सभी अवधियाँ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट है। क्योंकि हमने दाएं कार्यक्षमता की खोज की और फिर ये गतिशील नहीं है। इसे गतिशील बनाने के लिए आप एक अवधि सेट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इस एक्सेल सेल को चाहिए, इस पर आधारित होना चाहिए और इसे एक का अवधि ऑफसेट होना चाहिए। फिर आप उस फंक्शन को कॉपी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप सब कुछ लॉड करना चाहते हैं, सभी मान, और फिर यह इन वित्तीय अवधियों को इस तरह से पुनरावृत्त रूप से लोड करता है और फिर ये सभी बैलेंस रिकॉर्ड्स लोड करता है। तो अब ये सभी लोड करता है और फिर लाइक ये दिन पूरे शीट पर बैलेंस। तो ये है फंक्शंस का उपयोग। और आप निश्चित रूप से, क्योंकि ये वास्तव में मानक है, आप मानक गणनाएं भी कर सकते हैं। आप इन बैलेंस फंक्शंस को अपने फॉर्मूलों में भी उपयोग कर सकते हैं आदि। तो आप उदाहरण के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं और फिर उस मान को नीचे सभी सेल्स में इस तरह कॉपी करें। और मान लीजिए आपने इस तरह से एक बैलेंस शीट बनाई है और आप इसे पुनः उपयोगी बनाना चाहते हैं। फिर आप फाइल को सेव करेंगे और अभी ये मेरे लैपटॉप पर है और आप इसे फिर से अपने लैपटॉप से खोल सकते हैं और आपको फिर से लॉगिन करना पड़ सकता है या आप इसे सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आप एक न्यूज़ टेम्पलेट बना सकते हैं। नया टेम्पलेट बटन पर क्लिक करें, फिर फाइल अपलोड करें आपके डाउनलोड्स फोल्डर से, ये वाला यहाँ। फिर फाइल सर्वर पर लोड हो रही है और फिर आप इसे एक नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इस बैलेंस शीट उदाहरण ऐसे ही, और फिर आप इसे अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध करा सकते हैं यहाँ शेयरिंग बटन का उपयोग करके। तो आप उदाहरण के लिए इसे साइट स्तर पर साझा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं या आप इसे केवल विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तो ये विकल्प हैं। तो इस तरह आप फाइल को पुनः उपयोग करेंगे और फिर कोई और उस रिपोर्ट में जा सकता है, एक टेम्पलेट चुन सकता है और फिर इसे सर्वर से चला सकता है। ठीक है, तो यह साझाकरण विकल्प है। फिर वहाँ विस्फोट कार्यक्षमता है। तो विस्फोट कार्यक्षमता विभिन्न मूल्यों के आधार पर एक ही कार्यपुस्तिका में विभिन्न संतुलन, विभिन्न शीट्स बनाने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक विभाग खंड मान और आप सभी विभागों को विभिन्न एक्सेल शीट्स पर दिखाना चाहेंगे, तो इसके लिए यह उदाहरण इतना अच्छा नहीं है। मुझे सर्वर से एक अलग उदाहरण खोलने दें। तो हमारे पास यहाँ आय सारांश विवरण है, ये यहाँ पर है। और अब ये फिर से सर्वर से खुल रहा है। मूल्यों को लोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं सर्वर से सभी मूल्य लोड करता हूँ। तो यहाँ इस वर्कबुक में हमारे पास विभिन्न गणनाएं हैं। हमारे पास यहाँ ये राजस्व लाइन है जो सेल H1 से आती है, यहाँ से। तो आपके पास अवधियाँ हैं, वित्तीय अवधियाँ उदाहरण के लिए ये यहाँ से संदर्भित होती हैं, ताकि अगर आप इसे बदलना चाहें, मान लीजिए जनवरी 08 में, तो आपको इसे केवल ऊपरी पंक्ति में बदलना होगा और फिर आप रिफ्रेश पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये सब कुछ स्वतंत्र रूप से रीलोड करता है। तो आमतौर पर उपयोगकर्ता यही करते हैं कि उनके पास ऊपर एक ऊ पैरामीटर शीट होती है जहाँ सभी मान संदर्भित होते हैं। तो यहाँ हमारे पास बैलेंस फंक्शन है। तो आइए देखें ये किन पर निर्भर करता है। तो बैलेंस फंक्शन निर्भर करता है उदाहरण के लिए राशि प्रकार। तो यहाँ हमारे पास वास्तविक आंकड़े हैं और फिर दाईं ओर कॉलम आर में हमारे पास बजट लाइन भी है और फिर हमने संतुलित राशि की गणना भी की है। तो यहाँ उदाहरण के लिए ये एक गणना है कॉलम पी माइनस कॉलम आर। तो वे है इन सभी वित्तीय अवधियों का कुल बजट घटाकर। तो ये इस तरह से काम करता है और ये उदाहरण के लिए बैलेंस विभाग पर भी निर्भर करता है। और यहाँ विभाग विभिन्न विभागों की एक श्रेणी है। तो हमारे पास आंधिर 401 से 420 तक, फिर 402 को छोड़कर और इसी तरह। और इन सभी विभागों को यदि आप इन्हें विभिन्न एक्सेल शीट पर देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तब आप आमतौर पर ब्लिट्ज रिपोर्ट को बताएंगे कि ये कौन सा फील्ड प्रकार है। तो ये विभाग फील्ड है और फिर आप एक्सप्लोर पर क्लिक कर सकते हैं। और अब जो होता है वह ये है कि ये अलग अलग विभागों के साथ अलग अलग एक्सेल शीट्स बनाता है।
तो आप यहाँ देखते हैं कि सेल मानी दो उस रेंज से अलग अलग मानों को प्रदर्शित करता है जो हाईलाइट किया गया था। और फिर आप इन सभी विभाग निर्भर एक्सेल शीट्स को इस तरह लोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये काम करता है। या अगर आप उन सभी को लॉट करना चाहें तो आप यहाँ वर्कबुक रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और फिर ये सभी एक्सेल शीट्स को एक एक करके रिफ्रेश करता है। तो अब ये पहले वाले से शुरू होता है, फिर दूसरे और तीसरे पे जाता है और इसी तरह आगे बढ़ता है। हाँ, इसमें कुछ सेकंड लगते हैं। तो ये है एक्सप्लोर कार्यक्षमता। और फिर यहाँ मेन्यू में जो मैंने अभी तक नहीं दिखाया, ये आइकन दाईं ओर आगे है। तो आपके पास यहाँ स्नैपशॉट आइकन है। स्नैपशॉट आइकन का मतलब है कि आप मौजूदा वर्कबुक या वर्कशीट की एक कॉपी बनाते हैं ताकि आप इसे ईमेल में साझा कर सकें। तो इसमें अब कोई फंक्शन नहीं होगा। तो मुझे आपको ये दिखाने दें, अगर मैं स्नैपशॉट्स पे क्लिक करता हूँ, अब इसने एक नई फाइल बनाई है या एक नई फाइल बनाता है। तो अब ये समाप्त हो गया और इस नई फाइल में वास्तविक मान है। तो यहाँ उदाहरण के लिए अब इसमें फंक्शंस, तो आप देख सकते हैं ये केवल सीधे मूल्य है फंक्शन के बजाय। तो आप इस वर्कबुक को आप इसे किसी और के साथ साझा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अब सर्वर से कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्नैपशॉट फंक्शनैलिटी है। मुझे इसे फिर से बंद करने दें। और फिर हमारे पास दो और दिलचस्प कार्यक्षमताएं हैं जिनका उपयोग रूपांतरण के लिए किया जाता है। तो वह यहाँ दाईं ओर है। तो हमारे पास ओरेकल स्टैंडर्ड वित्तीय वक्तव्यों से रूपांतरण की संभावनाएं हैं। वह यहाँ ओरेकल एफएससी रूपांतरण है। और फिर अलग अलग तृतीय पक्ष उपकरणों से भी। उदाहरण के लिए GL1 या स्प्रेडशीट सर्वर से। पहले मुझे आपको ओरेकल स्टैंडर्ड वित्तीय वक्तव्य दिखाने दें। कन्वर्जन। तो यदि आपके पास हाँ, उसके लिए मुझे खोलने दें फिर से एक खाली एक्सेल फाइल, या हम इसे वैसे ही कर सकते हैं जो फिर तेज़ी से होगा। तो चलिए एक अतिरिक्त एक्सेल शीट खोलते हैं और यहाँ हम ओरेकल एफएसजी कन्वर्टर फंक्शनलिटी को चुन सकते हैं और फिर हम ओरेकल से अपनी वित्तीय स्टेटमेंट का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए ये वाला विश्लेषण रिपोर्ट। और कन्वर्टर अब ओरेकल एफएसजी से परिभाषा को ब्लिस रिपोर्ट में लोड करता है। तो मुझे केवल मानों को पुनः ताज़ा करने दें। अरे मैंने वित्तीय अवधि नहीं बदली। तो जुलाई 2025 के लिए ज़्यादा डेटा नहीं है, इसके बजाय इसे जुलाई 2008 के लिए चलाते हैं, ये बेहतर होगा। और यहाँ बाईं ओर देखें तो ये है, ये अलग अलग खंड मानों के साथ पंक्ति परिभाषा है। और फिर हमारे पास है यहाँ कॉलम सेट है और हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं जिन्हें हम स्वचालित रूप से कन्वर्ट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यहाँ गणना, ये ऊह, ये स्तंभ, ये दो स्तंभ, वे ये दिखाने के लिए हैं कि हमारे पास कौन से गणना है। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक गणना की हुई पंक्ति है, पंक्ति 17, जो 10 से 19 तक के सभी लेबल का योग है। तो ये सभी, तो इसका मतलब हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी। बराबर, योग, इस तरह से इन सभी एक्सेल कोशिकाओं के लिए। और ये पूरे पंक्ति 17 पर लागू होगा ताकि हम इसे यहाँ तक बढ़ा सकें ऐसे। और फिर हमारे पास ये भी है जो लेबल 25 से 129 तक का योग है। तो 25 हमारे पास नहीं है, ना ही 129 है। तो इसका मतलब है कि मूलतः ये सब एक साथ ओ ऐसे, और फिर हम इसे दाईं ओर बढ़ा सकते हैं। और यही आखिरी पंक्ति के साथ ये 30 से 129 तक का योग है। तो 31 यहाँ है, 129 ये है। तो ये मूल रूप से सिर्फ ये दो हैं। तो इसी तरह से हम इन अतिरिक्त गणनाओं को जोड़ेंगे जो स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं होती हैं। और फिर जब हमने ऐसा कर लिया तो हमें अब इन दो कॉलमों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सिर्फ इन गणनाओं को समझने के लिए हैं और हमारे पास अंत में अतिरिक्त गणनाएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक गणना की हुई कॉलम है। तो इसमें 10 जोड़ा गया है, 20 जोड़ा गया है। ये लेबल हैं, लेबल 10, लेबल 20, लेबल 30 और इसी तरह। और लेबल यहाँ ऊपर हैं। तो ये 10 है। तो मूल रूप से सब कुछ, तो ये है इन सब का योग। तो इस तरह आप अपनी पूरी करेंगे वित्तीय विवरण। और फिर जब हमने ये सब कर लिया है, बस मुझे इसे ऐसे ही करने दो।
अब ये पूरा हो गया है, तो जब हमने इसे कर लिया, पूरा कर लिया, तो हमें इस गणना पंक्ति की अब आवश्यकता नहीं है। हम इसे हटा सकते हैं और इसी तरह अनुक्रम की भी अब हमें आवश्यकता नहीं है। और फिर आपके पास आपकी वित्तीय विवरणी का ब्लिट्स रिपोर्ट में मुझे बस सभी मानों को फिर से लोड करने दें, ठीक है, इस तरह। और फिर हम इसे सहेज सकते हैं और सभी हस्ताक्षरों के साथ परिवर्तन सहेज सकते हैं। ये ठीक है, और फिर हम इसे सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बयान को पूरा करें और विश्लेषण करें। और फिर ये ब्लिट्स रिपोर्ट में है और ये हमारी है एफएसजी रूपांतरण उदाहरण, इस तरह। तो इसी तरह आप अपने ओरेकल एफएसजी को स्थानांतरित करेंगे। और हमारे पास थर्ड पार्टी टूल्स जैसे GL1 के लिए एक स्वचालित माइग्रेशन विकल्प भी है, और ये थोड़ा आसान है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो इसके लिए मुझे खाली एक्सेल फाइल खोलने दें और इसे शायद हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये अब एक खाली एक्सेल फाइल है। उसी समय हम अपनी GL1 स्प्रेडशीट खोलेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक उदाहरण नमूना GL1 फाइल है, यही वाला, और ये हमारा GL1 वर्कबुक है। और आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए बैलेंस फंक्शंस के लिए ये GL1 सिंटैक्स का उपयोग करता है, GLW गेट बैलेंस और इसी प्रकार। और ये खाता श्रेणियाँ भी, उनका एक अलग सिंटैक्स है और इसी प्रकार। तो आप क्या करेंगे, आप इसे स्थानांतरित या कॉपी करेंगे। आप सबसे पहले अपने वर्कबुक में सभी एक्सेल शीट्स को हाईलाइट करेंगे। तो अगर ये एक से अधिक हैं, इस मामले में ये केवल एक है, तो हम सभी एक्सेल शीट्स को हाईलाइट करेंगे और फिर आप चुनेंगे मूव या कॉपी। फिर आप इसे हमारे ब्लिट्स रिपोर्ट वर्कबुक में मूव करेंगे। इसको यहाँ एक कॉपी बनाई ऐसे ही। तो अब हमारे पास सब कुछ ब्लिट्स रिपोर्ट में है और फिर हम मूल को बंद कर सकते हैं, जो ये था। और अब हमारे पास ब्लिट्स रिपोर्ट वर्कबुक में GL एक वर्कबुक है, और यहाँ पर हम आसानी से कन्वर्टर विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। और फिर ये सभी 7600 एक्सेल सेल्स के माध्यम से जाता है और इसने सब कुछ परिवर्तित कर दिया है। इसलिए डिफ़ॉल्ट शीट की अब हमें ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब ये हमारे पास ब्लिट्स रिपोर्ट में है और हम मूल्य लॉड कर सकते हैं 5181 सेल के लिए। तो अब यह इस सर्वर से लोड कर रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारा कन्वर्टर फंक्शनैलिटी उदाहरण के लिए GL1 सिंटैक्स को बदल देती है, और साथ ही पैरामीटर्स अलग तरीके से काम करते हैं और मूल रूप से कुछ अंतर हैं, लेकिन यही पूरा माइग्रेशन प्रक्रिया है। और फिर आप इसे फिर से सर्वर पर सेव कर सकते हैं और इसे टेम्पलेट के रूप में सर्वर पर लोड कर सकते हैं और फिर सब कुछ ब्लिट्स रिपोर्ट में चलाया जा सकता है। यह ब्लिट्स रिपोर्ट में वित्तीय विवरण जनरेटर की मुख्य कार्यक्षमता थी। देखने के लिए धन्यवाद।